देखिए, मैं तो चाहूँगा कि शमी जो है, हम तो शुरू से इस बात की वकालत करते हैं कि उन्होंने अपनी मौजूदगी का बहुत अच्छे तरीके से एहसास करा दिया था। और यहाँ भी आज उन्होंने जिस तरह से पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया और उसके बाद जब उनको दोबारा लाया गया, ये तो पावर प्ले का विकेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने 2 बैक टू बैक विकेट लिए, उसके बाद वो देखते ही देखते 5 विकेट लेने में कामयाब हो गए। और जिस तरह से उन्होंने अपनी यॉर्कर लेंथ पर विकेट लिया, 2 गेंद उन्होंने अपनी फुलर लेंथ पर विकेट चटकाए हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ हैं। तो एक तरह से उन्होंने मजबूर कर दिया आज बल्लेबाज को अपना विकेट देने के लिए। तो अब आपका वर्ल्ड क्लास अटैक है, बुमराह हैं, सिराज हैं, शमी हैं, और मैं समझता हूँ 3 अगर आपके पास बेहतरीन गेंदबाज हैं, तो उसके बाद स्पिनर्स के तौर पर अगर आपके पास, अगर जैसे आज कुलदीप यादव अपने पहले स्पेल में नहीं चले, बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन वहीं जडेजा ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, लेकिन बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया, कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया भारतीय क्रिकेट टीम ने। और खासकर रोहित शर्मा ने उनको फिर जब दोबारा लाए तो एक अलग ही तरह के वो दिखाई दिए कुलदीप यादव, और उन्होंने भी विकेट चटकाए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा एक अच्छा सामूहिक वर्क जो है, टीम वर्क भारतीय टीम की ओर से देखने को मिला। और शमी खास तौर पर बधाई के पात्र हैं, विराट कोहली खास तौर पर बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने भारत की इस मुश्किल घड़ी में बहुत, जैसे कहते हैं, सारी समस्याओं का हल कर दिया। मनोज जी, लेकिन आज सबकी निगाहें केएल राहुल पर भी थी, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप में वो नाबाद रहे, लेकिन आज आउट हो गए। आउट हो गए जी, 54 रन की भागीदारी की है उन्होंने। 54 रन की पार्टनरशिप कम नहीं होती है ऐसे समय में, जबकि न्यूजीलैंड से आपका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा हो, और ऐसे समय में जबकि, ठीक है, मैं मानता हूं कि भावनाएं बहुत भारतवासियों की बहुत आहत हुई होंगी, क्योंकि वो अभी तक आउट नहीं हुए थे, लेकिन आज आउट हुए। आउट होने से पहले अपना काम जो है सभी ने पूरा किया, सिवाय एक सूर्य कुमार यादव के, जो आखिरी क्षणों में ये कहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी का शिकार हुए विराट कोहली के साथ। लेकिन बाकी सभी खिलाड़ियों ने शुरुआत बहुत अच्छी दी, उसे बड़े स्कोर पे बेशक कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन अपना काम बखूबी उसको अंजाम तक। लेकिन न्यूजीलैंड की जो आज की आपने फील्डिंग देखी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि काफी जंग उन्होंने लड़ी है इस मैच के लिए, लास्ट मोमेंट तक फाइट किया। नहीं, लास्ट मोमेंट तक फाइट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि ये वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे यादगार मैच था, जिसमें आप 45 ओवर तक, 42 ओवर तक भी ये नहीं कह सकते थे कि इसमें भारत जीतने जा रहा है, क्योंकि उस वक्त भी ये उम्मीद जरूर थी न्यूजीलैंड को कि कहीं अगर विराट कोहली आउट हो गए तो उसके बाद टेल आ जाएगी, और टेल के साथ जडेजा का टिकना और उनका रन बनाना या उसको पार करना उनके स्कोर को नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वही है कि आज जिस तरह से खेले हैं विराट कोहली, उन्होंने सबका दिल जीत लिया। बिल्कुल, मुझे तो याद आ रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पारी जिसमें उन्होंने 80+ की जो पारी खेली थी, और 2 रन के अंतराल में 2 रन में 3 विकेट भारत ने खो दिए थे, तब केएल राहुल के साथ उन्होंने भारत की जो फंसी हुई नाव थी उसको अपने बल्ले से किनारा लगाया था, और आज भी उन्होंने वही काम बखूबी किया। विभूति जी कुछ सोच रहे हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं जी। भारत की आज देखिए 3.25 का स्कोर था, लेकिन कप्तान के तौर पर जिस तरह से आपको यहाँ पे रोहित आए, 4 छक्के लगाते हैं वो, 4 चौके लगाते हैं वो, और 46, मतलब कोई प्रेशर नहीं दिखता है, और उन्होंने प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया था। रोहित शर्मा की यही खासियत है कि वो कभी भी प्रेशर बनने नहीं देते हैं। उन्होंने एक क्रिकेट का जो है, इंडिया का जो पहले प्लेइंग का तरीका था, खेलने का तरीका था, उसको एकदम बदल दिया है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि प्रेशर में खेलने से नहीं जीता जाता है, बल्कि दिल खोलकर खेलो और दिल खोलकर जीतो। अगर मैं रोहित शर्मा, बस एक आज थोड़ी सी खलिश रह गई कि रोहित शर्मा 46 रन पर आउट हो गए और विराट कोहली भी सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन अगर मैं समझता हूँ रोहित शर्मा अगर 5 ओवर और टिक जाते तो ये जो हम 48 ओवर में मैच जीते हैं, ये हम 40 ओवर में मैच जीत जाते हैं, ये बात तो कन्फर्म है। आज पूरी दुनिया को इंतजार था आज के मैच का, क्योंकि 2 बड़ी टीमें खेल रही थी, दोनों ही टॉप पे थी। अब क्या लगता है, कोई शक है आपको वर्ल्ड कप पे जीतने पे हमारा? कोई शक नहीं है। 2019 का जो दर्द था आज उसमें मरहम भी लग गया, और आगे हम जीत भी जाएंगे, ये तय है, बिल्कुल इंडिया जीतेगा। आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे ये तो पहले से ही है कि हाँ, जिस प्रकार से हमारी टीम खेल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि हम लोग एक अच्छे से अंतराल से जीतेंगे। और इस बार जो वर्ल्ड कप हमारे पास होगा, जो वर्ल्ड कप होगा एक ऐतिहासिक वर्ल्ड कप होगा। कई सारे ऐसे मैच होंगे जो कि बहुत ही रोमांचक होंगे, और उसके बाद हम मैच को जीतेंगे और वर्ल्ड कप को जीतेंगे। ये एक्चुअली इस बार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। सर, ये मैं अभी तक के मैचों में मैं समझता हूँ ये हमारी जो न्यूजीलैंड पर जीत है, ये सबसे बड़ी जीत है। हालांकि हम देखा जाता है कि हमारे देश में पाकिस्तान से जीतने पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान से भी बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सामने कमज़ोर है। पाकिस्तान कभी से मजबूत नहीं है, क्योंकि हमारा 7-0 से पहले मुकाबला था और हमने वो 8-0 से कर दिया है। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डर था कि न्यूजीलैंड के सामने पता नहीं हमारा क्या होने वाला है, कि 20 साल का जो इतिहास है, कहीं न्यूजीलैंड भी ये 24 साल में नहीं बदल जाए। लेकिन आज हमने जो जीत हासिल की, मैं समझता हूँ ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, और इसने हमारे सेमीफाइनल और फाइनल तक के रास्ते
खुलती हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि गेंदबाजी में जैसे धार नहीं दिखा, ऐसा नहीं कि गेंदबाजी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी खराब हुई, आज हमारी बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी हुई है, ये कह सकते हैं। हमारी बल्लेबाजी भी अच्छी हुई है, गेंदबाजी भी अच्छी हुई है, फील्डिंग में थोड़े से कमजोर रहे कसक रह हैं, गई है। लेकिन न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में धार दिखा है, आज भी धार दिखा है। कई सारे ऐसे गेंद थे जिस पर बल्लेबाज अचंभित हुए और परेशान भी हुए, लेकिन आज हमारी बल्लेबाजी बहुत ही सहजपूर्वक हुई है और निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत है हमारी टीम के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी खराब रही और केवल 2 ही खिलाड़ी उनके अच्छा कर पाए, और बाकी खिलाड़ी हैं वो तीसरा जो है 23 है जो रन है अभी तक हाईएस्ट। मनोज जी, मेरा आपसे एक सवाल है, एक एक्सपर्ट के तौर पे आप मुझे ये बताएं, टीम इंडिया जिस तरह से खेली है आज, आगे आपको क्या कुछ और कमी दिखती है टीम इंडिया में? आगे क्या और आपको लगता है कि क्या कुछ करना चाहिए, या ये टीम बेहद संतुलित है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बेहद संतुलित तो नहीं है, क्योंकि अब आपके पास जो टेल है थोड़ी सी लंबी हो गई है शमी के आने से, तो बल्लेबाजों पर एक दबाव आ गया है, तो बल्लेबाज अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमें एडम गिलक्रिस्ट की याद ताज़ा कराते हैं रोहित शर्मा, जो जिस तरह से धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके मध्य क्रम पर एक तरह से दबाव कम करने का वो काम करते हैं। और उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, सबके सब प्लेयर जो है बहुत अच्छी लय में। लेकिन आपके सवाल बहुत वाजिब है, बहुत, क्योंकि हम इस वक्त कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकना चाहते, क्योंकि हमें जो है पिछली बार की तरह सेमीफाइनल तक हम चैंपियन की तरह खेल रहे थे और एक मैच ने हमारा बोरिया बिस्तर गोल कर दिया, और आज हमें खुशी है कि वो बोरिया बिस्तर गोल करने वाली टीम को हमने शिकस्त दी। दूसरी बात ये कि हमारी जो फील्डिंग है आज बहुत क्रूशल समय में जो हमने 2 कैच टपकाए हैं, बहुत आसान कैच थे। ठीक है, मैं मानता हूँ केएल राहुल वाला कैच थोड़ा सा मुश्किल था, पैरों पर आई थी गेंद, बहुत नीची बॉल थी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पर इस तरह के कैच भी लपके जाने चाहिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह के हाथ में आया हुआ कैच, रविंद्र जडेजा के हाथ में आया हुआ कैच, वो भारत के लिए महंगा साबित हुआ, खासकर महंगा साबित हो सकता था, क्योंकि जडेजा ने जिस तरह से सचिन रविंद्र का कैच छोड़ा और मिचेल का कैच जो है बुमराह से छूटा, वो उन दोनों ने मिलकर 159 रनों की पार्टनरशिप की है। तो ये क्रूशल समय में भारत के लिए आत्मघाती साबित हो सकती थी। वो तो भला हो हमारे विराट कोहली का, जिन्होंने सारी समस्याओं का हल कर दिया। आज जिस तरह से उन्होंने बैकफुट पंच लगाए, जिस तरह से उन्होंने आज पुल शॉट पर अपने आप को दबाकर शॉट्स खेले, ऊंचे शॉट्स सिर्फ उन्होंने तब खेले जब बहुत जीत के हम करीब थे, उससे पहले उन्होंने जोखिम कोई नहीं उठाया और एक्स्ट्रा कवर की तरफ उनके शॉट्स बहुत ताकतवर शॉट थे। और उसके अलावा उन्होंने आज फ्लिक शॉट भी बाद में लगाए, और जिस तरह से उन्होंने आज पुल के, खासकर पुल शॉट पर अपने आप को, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके वो खेले हैं, वो काबिले तारीफ है। लेकिन वही है, फील्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हमेशा हम जो बीच के ओवर होते हैं उसमें बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता। लेकिन आज हमारी एक कमज़ोर कड़ी जो है के तौर पर उभर कर सामने आए कुलदीप यादव, जो पहले स्पेल में उन पर कई छक्के पड़े, जिस तरह से डेरेल मिचेल ने उन पर कई स्टेप आउट करके सामने लॉन्ग ऑफ पर छक्के लगाए हैं, उससे भारत जो है एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद वो 2019 की कहानी दोहराई जाने वाली है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में जो तब्दीलियां की हैं वो काबिले तारीफ है। मैं तो कहूँगा कप्तानी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने बुमराह का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया। एक ओवर बचाकर रखा था उन्होंने कुलदीप यादव का, क्योंकि कुलदीप यादव कितने भी महंगे साबित क्यों ना हुए हों, लेकिन उनका भरोसा उन पर था, और कुलदीप यादव ने भी निराश नहीं किया जब उन्होंने 45वें ओवर में एक विकेट छटकाया। कैप्टनसी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो आज टॉस जीतने के बाद भी पहले बॉलिंग करने का फैसला आपको कैसा लगा? देखिए जी, वो बात समझी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर 7 मुकाबले खेले गए हैं धर्मशाला के मैदान पर, और 7 के 7 मुकाबलों में टॉस जीतकर फील्डिंग ही चुनी जाती है, क्योंकि यहाँ चेज करना थोड़ा सा सहज होता है। क्योंकि यहाँ ओस की भूमिका करीब 7 बजे नहीं 5:30 बजे से ही ओस आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो बाद में बॉलिंग करता है उसके लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आज डिसीजन बिल्कुल सही था। हालांकि गेंद रुक कर आ रही थी, विपरीत परिस्थितियों में रन बनाना इतना आसान नहीं रह गया था, लेकिन उसके बावजूद सभी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी कमिटमेंट का परिचय दिया। ऐसा नहीं हुआ कि सब कोई दहाई की संख्या तक भी ना पहुँच पाया हो। एक सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेट रहे, मैं कहूँगा उनको अपवाद स्वरूप आप लें, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत दी और विराट कोहली ने सबका अच्छा साथ निभाया। और इसीलिए अगर आप देखें तो श्रेयस के साथ, राहुल के साथ और जडेजा के साथ उन्होंने जो 3 अच्छी पार्टनरशिप की, उससे वो जो 159 रन की जो पार्टनरशिप थी सचिन रविंद्र की और डेरेल मिचेल की, वो फीकी लगने लगी।
लेकिन शुभमन गिल कहाँ चूक गए आज? देखिए, शुभमन गिल आज चूके मतलब ठीक है, उन्होंने रन बनाए, एक पार्टनरशिप, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दिया, 71 रन की पार्टनरशिप की है। तो आज पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है। 3 पार्टनरशिप मैंने आपको विराट की गिनाई, एक आपने अभी शुभमन गिल का याद दिलाया, तो शुभमन गिल ने भी रोहित शर्मा का बहुत अच्छा साथ निभाया। क्योंकि आप जरूरी नहीं कि अपने बल्ले से जो है हर बार जो है आप सेंचुरी बनाएं या हाफ सेंचुरी बनाएं, लेकिन अपने साथी को यदि आप पूरा सहयोग देते हैं तो उसके भी बहुत मायने होते हैं। 71 रन विदाउट लॉस एक समय भारत का स्कोर था। अगर आप पावर प्ले देखें तो पावर प्ले में 63 रन विदाउट लॉस भारत का स्कोर था, और उनका स्कोर 34 रन में हमने 2 विकेट लिए थे जो सिराज और शमी ने भारत को दिलाए थे। उसके बाद जो मध्यक्रम था, जो बीच के ओवर थे, उसमें निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी था। लेकिन जो बाद के जो पावर प्ले था 40 ओवर के बाद का, हमने आखिरी 6 ओवर में 6 विकेट चटकाए हैं, जो वाकई बधाई के पात्र हैं, काबिले तारीफ है। पावर प्ले की भारतीय टीम इस वक्त बैटिंग हो बॉलिंग हो दोनों में बेजोड़ है। विभूति जी, आप जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पर एक चीज़ की जो खलिश थी वो नज़र आई कि रोहित की 50 नहीं हुई और विराट का शतक नहीं हुआ। क्या रोहित की 50 नहीं हो पाई और विराट का सेंचुरी नहीं हो पाई? देखिए, रोहित की 50 नहीं हो पाई है और विराट कोहली की जो सेंचुरी लगने वाला चांस थी, छक्का मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। वो चौका मारकर एक सिंगल भी दौड़ सकते थे, 5 रन की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है ये कसक थोड़ी सी रह जाएगी। एज अ क्रिकेट फैंस, विराट कोहली के जो फैंस हैं उनको काफ़ी मतलब ऐसा लगा होगा कि इंडिया तो जीत ही गई है, इस बात की तो खुशी है, लेकिन विराट कोहली की शतक लग जाती तो दोहरी खुशी हो जाती, और रोहित शर्मा को वहाँ और शतक लग जाता तो थोड़ा और मज़ा कुछ और होता और टीम इंडिया की दास्तान कुछ और होती। क्या कसक है? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी वहीं पे तो हम लोग कहीं सा थोड़ा सा निराशाजनक है तो कि विराट कोहली की शतक नहीं लग पाया उसका, क्योंकि अब 96 के स्कोर पे इससे पहले भी राहुल के साथ मिलके लगातार मतलब उन्होंने शतक बनाया था। ये कहीं ना कहीं एक मतलब उत्साह होता है कि विराट कोहली अभी अपने 50वें वनडे शतक के बहुत ही नजदीक है, तो उनका शतक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं जो दर्शक होते हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास की बराबरी कर लेता, अगर शतक लगता तो सचिन की बराबरी हो जाती। हर्षोल्लास के साथ उनके शतक का इंतजार करते रहते। और जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड कप में अभी पहली बार उन्होंने चेज करते हुए पिछले मैच में शतक बनाया था, उसके बाद ये दूसरा लगातार शतक होता तो एक और ही हो सकता है रोमांच मैच में और बढ़ जाता। और कहीं ना कहीं जो अपोजिशन टीम है, जो बाकी की टीम से जो मैच बचे हैं, उनके अंदर एक भय तो जगता है कि हाँ किंग कोहली आ रहा है, वापस आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संकेत है बाकी टीम के लिए। वफा जी, आप तो शायरी में बोलते हैं, अगर रोहित की हाफ सेंचुरी होती और विराट की सेंचुरी होती और ये मैच भारत जीतता ही तो कैसा होता? सर तो कुछ अलग ही नज़ारा होता। अच्छा। आज हम खुश तो हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अगर रोहित की 50 हो जाती है और विराट की सेंचुरी हो जाती ना, तो फिर तो मिठाई बांटने वाला एकदम से हो जाता कि वर्ल्ड कप आज ही जीत ली है। क्योंकि विराट कोहली की फ़ैन जो हैं इंडिया में, इतने बड़े फ़ैन फॉलोइंग है विराट कोहली की, वो आज मतलब एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं, सचिन के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उत्साह का था। नहीं, मिठाई बांटने का अभी भी है, क्योंकि 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, ये भी एक अपने आप में इतिहास है। लेकिन जैसे जैसे ये है ना, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की अगर बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा की बात। तो जी हाँ, तो कुल मिलाकर कसक तो है, लेकिन इंडिया की जीत बड़ी बात है। टीम इंडिया जीती है और न्यूजीलैंड हारा है इंडिया से, और आगे हमारा रास्ता जो है वो और बुलंद हुआ है, तो काफी अच्छी बात एक है। और बात ये है ना सर कि जैसे बिल्कुल, न्यूजीलैंड मनोज जी, लेकिन, जो टीम है वो सहनशीलता की कुलदीप- टीम मानी जाती है, एक अच्छी क्रिकेट खेलती है न्यूजीलैंड की टीम। और केन विलियमसन के जो कमी है वो लगातार न्यूजीलैंड में थोड़ी सी इस बार देखने को मिली है। केन विलियमसन अगर होते तो मैच और भी अच्छी क्रिकेट देखने को हम लोगों को मिलता निश्चित तौर पर। लेकिन मनोज जी, आज न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग रही और बैटिंग भी रही, उसको लेकर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ वो आए थे? कुलदीप और जडेजा का सामने कैसे करना है, कैसे उन्हें डिफीट करना है, ये ज़रूर उन्होंने कोशिश की। देखिए, उनकी गेंदबाजी में हेनरी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बेशक आंकड़े हमेशा सच नहीं बोलते, सच बयान नहीं करते, क्योंकि दिखने में लगता है कि वो महंगे साबित हुए, लेकिन रोहित शर्मा जहाँ फंसे हैं, क्योंकि उनके एक एजेस लगे हैं शुरू में, 46-48 रन की उन्होंने पारी ज़रूर खेली है, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से पारी के दौरान उनके लगातार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई जो जाती रही बार बार, बहुत कंफर्टेबल नहीं थे वो हेनरी के सामने। तो गेंदबाजी में मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी गेंदबाजी कोई फ्लॉप शो रही है, गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन हाँ बोल्ट उतने असरदार साबित नहीं हुए जैसे कि हमेशा होते हैं भारत के खिलाफ। तो अब ये बात कहनी ज़्यादा सही होगी कि भारत के बारे में जो अक्सर कहा जाता है टीम इंडिया के बारे में कि लेफ्ट आर्म पेसर भारत की मुसीबत है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भारत की मुसीबत है। मुझे लगता है सारी बाधाओं को भारत ने पार कर लिया, क्योंकि उनकी टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंटनर मौजूद थे, उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर ट्रेंट बोल्ट मौजूद थे, जो पहले भी भारत को कई बार परेशान कर चुके हैं। सेंटनर जो है वो रोहित शर्मा और विराट दोनों को परेशान कर चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्हें टर्न भी बहुत अच्छा मिल रहा है, विकेट भी उन्होंने सबसे
सबसे ज़्यादा चटकाए थे इस मैच से पहले तक। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि भारत बहुत सदी हुई शुरुआत और बहुत सदे हुए खेल से खेल रहा है। और आज जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं विराट कोहली के फैंस, मुझे ये कहने के लिए कृपया माफ़ करें, मोहम्मद शमी जो हैं वो आज मैन ऑफ द मैच हैं। और उन्होंने जो 5 विकेट चटकाकर एक तरह से समा बांध दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। और जिस तरह से उन्होंने उछाल पर स्लोअर जो अपनी स्लोअर डिलीवरीज थी उस पर विकेट लिए, 2 फुलर लेंथ गेंद पर विकेट लिए और एक यॉर्कर पर उन्होंने आउट किया, वो उनकी सूझबूझ को दर्शाता है, उनकी काबिलियत को दर्शाता है। और वो वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की ओर से वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले, 5 विकेट लेने वाले अब अकेले भारतीय बन गए हैं। तो ये एक अपने आप में गौरवशाली क्षण है, खासकर मोहम्मद शमी के लिए। की बॉलिंग हर मैच में बहुत ही शानदार तरीके से कमबैक कर रही है और आज भी वैसा ही साबित भी हुआ। शमी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज भी 178 के बाद 2 विकेट उस दौरान थे और उसके बाद किस तरह से लग रहा था कि 300 रन बन जाएंगे, लेकिन टीम को 273 पर ही ऑल आउट कर दिया। ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, 35 ओवर के बाद भारत ने क्या देखा, क्या किया, किस तरह की रणनीति बनाई, वो सब आपके सामने है। क्योंकि जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई ये भागीदारी लग रही थी 159 रनों की, उन दोनों खिलाड़ियों को, चाहे वो रचिन रविंद्र हों जिनके बारे में सुनील गावस्कर ने बहुत ही बढ़िया टिप्पणी की है। उन्होंने कहा आने वाले समय का ये बेहतरीन, या ये कहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक सुपरस्टार है जिसे हम आज देख रहे हैं रचिन रविंद्र को। ये वही रचिन रविंद्र है, मैं आपको याद दिला दूँ, भारत आए थे ये और कानपुर टेस्ट इन्होंने हमें जीतने नहीं दिया था, 9 विकेट गिर गए थे और इन्होंने एक अच्छी भागीदारी की अपने एक साथी खिलाड़ी के साथ और भारत वो मुकाबला जीत नहीं सका था और मुकाबला ड्रॉ रहा था। तो रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने जो एक अच्छी भागीदारी को अंजाम दिया, उससे लगने लगा था कि ये स्कोर 300 का आंकड़ा पार जरूर करता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके बाद जैसे कि हर मैच में हो रहा है, वही कुछ इस बार भी हुआ। अगर आप पिछले मैचों को देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो एक समय बहुत मजबूत लग रहा था, उसको हमने 89 रन में हमने 8 विकेट उनके आउट किए। अगर आप अफगानिस्तान का देखें, वो मजबूत लग रहा था, हमने 88 रन में उनके 7 विकेट आउट किए। पाकिस्तान जो 155 रन पर जो है 2 विकेट थे उनके आउट हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान बहुत मजबूत स्थिति में लग रहा था, लेकिन हमने उनका पुलिंदा जो है बांध दिया 200 के अंदर और 34 रन में हमने 8 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। उसके अलावा अगर आप बांग्लादेश का देखें तो वो भी एक समय 93 रन विदाउट लॉस था, लेकिन हमने पूरी टीम जो है उनके 163 रन उनको और बनने दिए। 10 के 10 विकेट हमने 163 रन के अंदर ले लिए। उसके बाद आज मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पाए, लेकिन डेथ ओवर्स में बहुत शानदार कमबैक किया। जी हाँ बिल्कुल, आज मिडिल ओवर्स जो है भारत के लिए थोड़ा सा एक चुनौती है, मैं तो कहूँगा एक अलार्मिंग बेल है भारत के लिए। आप आंख बंद कर ये नहीं कह सकते कि हम जो है मनोज जी, कोहली और शमी का तो जिक्र सब कर रहे हैं, लेकिन अब जडेजा का भी जिक्र होना चाहिए। अगर जडेजा जल्दी आउट हो जाते, क्योंकि बहुत ही अच्छी साझेदारी उन्होंने विराट के साथ की है, तो मैच फंस जाता। जी हाँ बिल्कुल, जडेजा ने खासकर जो फर्गुसन को, जो उनके रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, उन पर जिस तरह से बैक टू बैक एक ओवर में 2 चौके लगाए और एक अपने लिए अच्छा खासा आत्मविश्वास जुटाया उन्होंने। क्योंकि ये जडेजा वही जडेजा हैं जो पहले बहुत बड़ी पारियां खेलते थे, लेकिन पिछले 16, 17, 18 मैचों से इनका बल्ला खामोश था, या ये कहिए इनकी बारी भी नहीं आ रही थी। हमारे टॉप ऑर्डर इतना अच्छी फॉर्म में था, इतनी अच्छी रिदम में था कि इनकी बल्लेबाजी का इनको मौका नहीं मिल पा रहा था। तो एक जब ये बल्लेबाजी के लिए उतरे तो एक मन में कहीं ना कहीं एक डर जरूर था क्रिकेट प्रेमियों के मन में, क्योंकि इन्हें निरंतर अभ्यास नहीं मिल पा रहा था लगातार खेलने का, क्योंकि मैच प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। आप नेट पर जितना मर्जी पसीना बहा लीजिए, लेकिन आपको मैच का जो तजुर्बा है वो आपको आपकी जीत की राह खोलता है। तो उस वक्त लग रहा था कि चलो कोई नहीं, विराट कोहली तो हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से विराट कोहली का साथ दिया और बीच बीच में जो बड़े शॉट्स खेले उन्होंने फर्गुसन पर, वो काबिले तारीफ थे और एक तरह से जीत की उन्होंने आधारशिला तैयार कर दी। और जो एक कुछ भारतीय जो उस वक्त सहमे हुए से लग रहे थे, खासकर सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरने के बाद, कि अब बल्लेबाज कोई नहीं बचा, अब ऑलराउंडर शुरू हो गए हैं और अब हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सारे भारतीयों के किंतु परंतुओं पर विराम लगाते हुए बहुत उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। क्योंकि धर्मशाला में आज ये मैच था, हसीन वादियों के बीच ये जो स्टेडियम है, ये वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और तमाम दिग्गज हस्तियां आज ये मैच देखने के लिए भी पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मैच को जीतने के बाद क्या कहा, कैसे टीम को बधाई दी, आप सुनिए। बधाई दी है। जेपी नड्डा भी मैच देखने के लिए पहुंचे थे। मनोज जी, अनुराग ठाकुर खुद ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने मैच को खूब एंजॉय किया आज।
जी, ऑब्वियस सी बात है। मैं तो समझता हूँ अनुराग ठाकुर ही नहीं बल्कि हर भारतीय ने इसको खूब एंजॉय किया होगा। सिर्फ भारतीय ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया भर के लोगों ने, जिनका कोई भारत से कोई संबंध नहीं है, जिनका न्यूजीलैंड से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने भी विराट कोहली की जो पारी थी और जो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी थी उसका भरपूर लुत्फ उठाया होगा। और खासकर आज जो एक कीर्तिमान ही कह लीजिए आप कि 33 जो रन चेज हैं उनमें से 32 में कामयाबी हासिल हुई है। 33 में से 32वीं बार विराट कोहली को, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और इस दौरान उनका जो औसत है रन चेज करते हुए, जहां भारत को जीत हासिल हुई है वहां 90 रन का उनका औसत है। और इसके अलावा 23 सेंचुरी उनके नाम है। तो ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं और काफी गुदगुदाने वाले हैं। क्योंकि अब कोहली इस वर्ल्ड कप में नंबर 1 पर आ गए हैं, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बना लिए हैं। अब क्या ये वर्ल्ड कप किंग का है? देखिए जी, अब विराट कोहली जिताएं चाहे रोहित शर्मा जिताएं, वर्ल्ड कप दोनों के हाथ में होना चाहिए, बाकी पूरी टीम के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि बल्लेबाजी में भारत ने एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, गेंदबाजों का अच्छा साथ मिल रहा है। बस फील्डिंग में जो आज भारत ने जो 2 ब्लंडर किए हैं, खास तौर पर जो जडेजा का जो ब्लंडर था, वो कई बार एक जो ब्लंडर होता है वो मैच हरवा देता है। मार्श ने जो कैच छोड़ा था विराट कोहली का, याद कीजिए, वो बहुत ही महंगा साबित हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि तब मैच करीबी हो सकता था और मैच कहीं भी जा सकता था। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से ओसामा मीर ने जो कैच छोड़ा था वो बहुत ही आत्मघाती साबित हुआ, उसने मैच हरवा दिया। तो मैं यही कहूँगा कि कुल मिलाकर आप जो है बॉलर्स का भी मनोबल बढ़ता है, गेंदबाजों का मनोबल बढ़ाइए, अच्छी फील्डिंग कीजिए। और क्योंकि और टीमों का मैं देख रहा हूँ फील्डिंग में बहुत हाथ तंग रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया ने तो एक मैच में ही 6 कैच टपकाए थे, अब तक 10 कैच टपका चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, हमें वो देखना चाहिए कि जो खिताब जीतने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं और उसमें बहुत ज़रूरी होगा कि आपको फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना होगा, तभी हमारे गेंदबाज बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाएंगे। कुलदीप यादव का की गेंद पर आज कैच छूटा है, तो वो भी मैं समझता हूँ एक मनोबल गिराने वाली चीज़ें होती हैं, मनोबल गिरता है किसी भी गेंदबाज का, तो इस तरफ मैं समझता हूँ खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, ये जो लूप होल्स हैं इस पर ज़रूर टीम की ओर से भी कोशिश की जाएगी कि इनको खत्म किया जाए। हालांकि पूरा देश आज बहुत ज़्यादा खुश है इस जीत के बाद, और पीएम मोदी ने भी बधाई दी है, अमित शाह ने भी बधाई दी है, अनुराग ठाकुर को हमने सुनवाया भी। मनोज जी, लेकिन अगर इस मैच की हाईलाइट्स का जिक्र अगर करें तो कब कब धड़कनें बढ़ी आपकी? धड़कनें कब कब बढ़ी हैं? अब तो देखो जी, अच्छा ही अच्छा सोचना चाहिए, हम खराब सोचेंगे तो फिर आगे के मैचों के लिए कैसे बनेगी बात। लेकिन चलो, आपने पूछा है तो ये एक आम भारतवासी का भी एक सवाल होगा, क्योंकि धड़कनें बढ़ना बहुत स्वाभाविक था, 2 कैचों का छूटना। धड़कनें बढ़ना बहुत स्वाभाविक था जब सूर्य कुमार यादव के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई विराट कोहली की, उसका होना। और धड़कनें तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब बीच के ओवरों में जब ये 159 रन की पार्टनरशिप हुई थी सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल की, और उस वक्त जब कुलदीप यादव को बिल्कुल बच्चा बॉलर बना दिया था, जो हमारा फ्रंट लाइन बॉलर है, उस पर जो स्टेप आउट करके छक्के पर छक्के लग रहे थे, 4 छक्के लगे थे 2-3 ओवर के अंदर ही, उससे भी एक डर का माहौल पैदा हो गया था। तो उसके बाद जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी हुई है, भारतीय बल्लेबाजी हुई है, वो बधाई की पात्र है। और सारी जितनी दिक्कतें थी सबको हमने हाशिए पर धकेल दिया है और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। और अगला मुकाबला भारत का लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंग्लैंड से है। तो अब जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड से हमने पिछली हार का भी हिसाब चुकता करना है, क्योंकि पिछली बार भी एक फियर फैक्टर मैं आपको बता दूं, हमने 5 लगातार मुकाबले पिछली बार भी जीते थे। एक मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो है अबंडेंट हो गया था, और उसके बाद अगला मुकाबला हमारा इंग्लैंड से था। इंग्लैंड के हाथों हमें शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस वक्त भारतीय टीम की फॉर्म है, जिस तरह से इंग्लैंड लगातार स्ट्रगल कर रहा है, तो मुझे लगता है लखनऊ में भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो धर्मशाला या बाकी 4 मैचों में दोहराई गई है। यानी अब अगला वाला जो मैच है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अभी हम लूप होल्स की बात कर रहे थे, खामियों की बात कर रहे थे, लेकिन जो लगातार ये जो मैच जीते हैं टीम इंडिया ने, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो इस बार टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रही है, वर्ल्ड कप का दावेदार बना रही है? ऑलराउंड खेल, बल्लेबाजी, गेंदबाजी
और फील्डिंग भी, क्योंकि फील्डिंग बाद के मैचों में थोड़ी सी गड़बड़ाई है, लेकिन ओवरऑल फील्डिंग भारत की अगर देखें तो अच्छी रही है। और जब जब अपोनेंट टीम मजबूत हुई है वहाँ वहाँ हमने शिकंजा कसा है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान को जिस तरह से हमने 34 रन में उनके 8 विकेट हमने जो है हासिल किए, आज जिस तरह से हमने 95 रन में 8 विकेट हासिल किए, आखिरी 6 ओवर में 6 विकेट हासिल किए, पावर प्ले की गेंदबाजी हो, पावर प्ले की बल्लेबाजी हो, भारतीय टीम बेजोड़ नज़र आती है और बल्लेबाजी गेंदबाजी में बहुत अच्छा तालमेल है। और बस फील्डिंग और बॉलिंग में ऐसा ही तालमेल आगे भी दिखाई दे तो फिर हमें खिताब जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हार्दिक पांड्या की कमी खली आपको आज? देखिए जी, आज अगर सूर्य कुमार यादव की तरफ से कुछ वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना होता तो निश्चित तौर पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक खिलाड़ी अनफिट होता है, दूसरे खिलाड़ी की चांदी हो जाती है, उसकी लॉटरी खुल जाती है। आज जिस तरह से अगर अनफिट वाली स्थिति ना होती तो शायद शमी के बारे में विचार ना किया जाता। और क्योंकि हमें एक बल्लेबाज हमने रखा, हार्दिक पांड्या की जगह एक गेंदबाज भी रखना था, तो हमने शार्दुल ठाकुर की जगह इनको रखा और वही मैन ऑफ द मैच बन गए। 5 विकेट उन्होंने चटकाए। ऐसे ही आपको याद होगा एशिया कप में जब श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, वो इंजरी हुई उनको और केएल राहुल की लॉटरी खुल गई और आते ही केएल राहुल ने सेंचुरी बना दी। लंबे समय बाद वो लौटे थे भारतीय टीम में और उन्होंने भारतीय टीम की बल्ले बल्ले कर दी। तो उसके बाद से केएल राहुल की एक अलग ही तरह के केएल राहुल दिखाई देते हैं, एक भारत के बहुत भरोसे के खिलाड़ी दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि शमी को अगर आज मौका नहीं मिलता तो वो आज जिस तरह से चमके हैं वो शायद वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।